अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सामीन, आज की बड़ी बड़ी खबरें में देखें तो हमारे पास एक मेहमान आए हुए थे, ईरानी सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी साहब। वो अपना 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके चले गए हैं। बुनियादी तौर पर इसे देखा जाए तो सिर्फ एक रोज़ा था, लेकिन चूंकि टेक्निकल लैंग्वेज में उन्होंने 2 रातें यहाँ पर गुजारी, तो इस वजह से उनको 3 रोज़ा कहा जा सकता है। वरना यह था कि एक दिन रात को वो आए, अगला दिन सारा दिन गुजारा और अगली सुबह वो सुबह सुबह ही श्रीलंका चले गए। असल में ये इंप्रेशन देना होता है ईरान के हवाले से खास तौर पर कि जी देखें, हमारे पाकिस्तान के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात हैं कि एक दिन का दौरा नहीं है, 2 दिन का नहीं है, बल्कि 3 दिन का है। लेकिन बुनियादी तौर पर वो एक ही दिन था और उन्होंने जिस दिन आए थे उसी दिन तीनों मुलाकातें कर ली थी। सदर से भी कर ली थी, वजीर आजम से भी कर ली थी, आर्मी चीफ से भी उन्होंने मुलाकात कर ली थी। अगले दिन जो है उन्होंने लाहौर आधा दिन गुजारा और आज शाम को जनाब वो कराची पहुंच गए। कराची में उनको एक्टिविटीज थी, उनको एजाजी डिग्री दी गई, रात को वहां रहे और सुबह सुबह जनाब वो श्रीलंका चले गए। इस हवाले से कहा जा रहा है जनाब के जो अपन इमरान और ईरान और पाकिस्तान की जो तिजारत है उसको $10 बिलियन तक करने के लिए वो सोचा जा रहा है और इस हवाले से 8 मुआहदे भी हुए हैं। और जाते जाते उन्होंने 2 शिकायतें मेरे ख्याल में की डॉक्टर इब्राहिम रईसी ने। एक दोनों हमें समझ में आती हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर मेरे ख्याल में यह है कि 2 शिकायतें वो हैं जो उन्होंने कर दी हैं। एक शिकायत वो है जो अपने दिल में छुपा कर चले गए। एक तो उन्होंने कहा जी कि मेरी ख्वाहिश थी कि जनाब मैं यहाँ किसी अवामी इज्तमा से खिताब करता। अगर किसी मुअज़्ज़ज़ मेहमान की ऐसी ख्वाहिश थी तो उसको अरेंज किया जा सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने, जिसे कहते हैं ना, नाबादिल ख्वास्ता, यानी इस हुकूमत ने, क्यों प्रेशर था, अभी वो पाकिस्तान में थे कि अमेरिका की तरफ से बाकायदा एक बयान आ गया जी खबरदार अगर आपने कुछ जनाब यहाँ कुछ उनके साथ तिजारती मामलात किए तो आप पर सैंक्शन लग सकती हैं। तो इस वजह से वो जनाब खिंचे खचा पाकिस्तान रहा। तो हालांकि ये करना कोई मसला नहीं था, एक अच्छी गैदरिंग की जा सकती थी कि किसी ऑडिटोरियम में किसी जनाब बड़े हॉल में ये तकरीब की जा सकती थी और हो सकती थी। अच्छा, दूसरा उन्होंने एक ख्वाहिश जाहिर की, उन्होंने कहा जी अब चलें, अब जो कुछ भी हुआ, लेकिन अब ये जो हमने मुआहदे किए 8 MOU हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ये कम अज कम इनकी स्पीड जो है पंजाब स्पीड होनी चाहिए। वो उन्होंने याद दिलाया शहबाज शरीफ साहब को कि आपके बारे में मशहूर है कि आप बड़ी जल्दी जनाब काम करते हैं, तो ये तेजी से होना चाहिए। लेकिन लगता नहीं। उसकी वजह यह है कि ईरान के साथ जो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग्स हैं हमने उसको खुड्डे लाइन सर्द खाने में रखा हुआ है। और सीधी सी बात है, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर। जिनका नजरिया ये हो, जिनकी सोच ये हो, उनमें कहां जरूरत होती है। इन्होंने तो जनाब रशिया से तेल नहीं लिया, हालांकि पिछली जो हुकूमत थी उसने कहा जी कंटेनर आ गए, यानी शुरू में 4-5 कंटेनर्स आए भी सही, इस्तेमाल भी किया। क्यों? पहले पहले तो ये कहते थे कि जी रशिया से जो तेल आता है वो पाकिस्तान की रिफाइनरियों में काम ही नहीं कर सकता, चल ही नहीं सकता, वो जनाब रिफाइन हो ही नहीं सकता। हालांकि फिर गलत साबित हुआ, वहां से कंटेनर्स आए, यहां इस्तेमाल भी हुए। अच्छा, उसके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं दी कि वो जनाब फायदेमंद रहा नहीं रहा, लेकिन चूंकि अमेरिका प्रेशर है और यहाँ के हुक्मरान जो है अमेरिकी गुलाम है, इस वजह से उन्होंने आइंदा उसका नाम ही नहीं लिया, उसको मतलब वैसे ही दफन कर दिया। तो जो रशिया से सस्ता तेल नहीं खरीद सकते वो ईरान के साथ क्या तिजारत करेंगे। ये इंडिया है जो खुलेआम कहता है जनाब, वो कहता है हमें जरूरत है, हम करेंगे, जिसके साथ हमारी मर्जी आएगी तिजारत करेंगे, और अमेरिका से भी जनाब हम आमने सामने और बराबरी की सतह पर बात करेंगे। यही जनाब सोच इमरान खान की थी, तो उसको तो सजा दी जा रही है, वो अडयाला में पड़ा हुआ है। और चूंकि ये पहले से एक तयशुदा दौरा था, इस वजह से बहरहाल वो आए, विजिट हुआ और वो श्रीलंका तशरीफ ले गए। ये तो था जनाब उनके हवाले से। अच्छा, दूसरा जनाब एक अहम पेशरफ थी कि मियां नवाज शरीफ साहब अचानक पाकिस्तान से चाइना चले गए। अच्छा, अब ये जो डेलीगेशन होते हैं और 5 लोग गए, उनमें उनके जो पोते हैं, नवासे हैं, जुनैद सफदर, वो भी उसके उनके साथ शामिल हैं। जुनैद सफदर मरियम नवाज साहिबा के साहबजादे हैं और उनकी रिसेंटली शादी भी हुई थी और बाद में आपको पता है वो डाइवोर्स भी हो गई और वो आगे मामलात नहीं चल सके। बहरहाल, तो वो भी उनके साथ हैं। इस हवाले से मुख्तलिफ पेशीन गोइयां और मुख्तलिफ क्यास लगाए जा रहे। एक ये है कि आखिर वो क्यों गए। अच्छा, साथ ही एक अहम बात ये हुई है कि इसहाक डार को साथ ले गए। तो कहा जा रहा है कि निजी दौरा है लेकिन इसहाक डार साथ हैं, तो मतलब वो जो सरकारी दौरे के बेनिफिट्स भी इंजॉय करना चाहते हैं और इसे निजी दौरा भी रखना चाहते हैं। नवाज शरीफ साहब के लिए मुश्किल है। आपको याद होगा रमजान शरीफ के आखिरी अशरे में वो हर साल जाया करते थे वहां उम्रा के लिए,
और आखिरी अशरा जो है वो मस्जिद नबवी में एतकाफ भी बैठते थे, लेकिन इस मरतबा वो नहीं गए, हालांकि इस मरतबा उनके पास टाइम था। तो मैंने प्रिडिक्ट किया था, याद होगा आपको एक वीलॉग में, कि असल मसला प्रोटोकॉल का है। जब प्रोटोकॉल के मामला, शहबाज शरीफ जा रहे थे, मरियम जा रही थी, दीगर जा रहे भी चले जाते, लेकिन प्रोटोकॉल ना मिलता। तो अल्लाह की जो इबादत है उसके अंदर भी प्रोटोकॉल आ गया जनाब। तो यहां जो तिजारत है ये चाइना के साथ, यहां भी प्रोटोकॉल आ गया। लेकिन बहरहाल इसहाक डार साहब चूंकि एक वजीर खारजा है, लिहाजा और वहां दूसरे चाइना की एक खसूसियत यह भी है कि वो पार्टीज को ज्यादा अहमियत देते हैं, अगरचे पार्टी हेड नहीं है लेकिन बहरहाल सरबराह है। तो इस हवाले से उनको खास सरकारी होने यानी वजीर खारजा साथ होने की वजह से प्रोटोकॉल भी मिल जाएगा और उनकी अपना दौरा भी बहरहाल हो जाएगा। अब सवाल यह पैदा होता है कि वो आखिर गए किस लिए। इसके हवाले से जनाब मुख्तलिफ क्यास आराइयां की जा रही हैं। अहमद खान भच्चर, उन्होंने तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो पीटीआई के पंजाब में अपोजिशन लीडर हैं। उनका कहना यह है कि जनाब मियां साहब जो गए हैं वो अपना जो कारोबार है वो चाइना शिफ्ट कर रहे हैं। तो इसको साफ ज़ाहिर है आप ज्यादा सीरियस नहीं ले सकते, क्योंकि अपोजिशन का काम तनकीद करना होता है, और अगर बिजनेस शिफ्ट करना है तो उसको इस तरीके से तो नहीं किया जाता, तो वो तो अंडरग्राउंड ही सारा कुछ किया जाता है। लेकिन ये बात हकाइक से बिल्कुल दूर भी नहीं है। नवाज शरीफ फैमिली जो इस वक्त सिर्फ एक मुल्क पर इक्तफा नहीं किए हुआ, उन्होंने अपना बिजनेस लंदन में भी रखा हुआ है, उन्होंने सऊदीया में भी रखा हुआ है, इवन इंडिया के साथ भी रखा हुआ है, अब चाइना के साथ भी इसको बढ़ा रहे हैं। क्यों? वो चाहते हैं कि अगर कल कला को अरब ममालिक के साथ भी उनके साथ उनकी ऑयल रिफाइनरी है, मतलब वहां मौजूद है, तो जनाब वो चाहते हैं कि अगर कल कला अगर उनके ताल्लुकात किसी मुल्क के साथ खराब हो जाते हैं तो एक ऑप्शन तक महदूद ना रहें, उनके ऑप्शन ज्यादा होने चाहिए। तो ऐन मुमकिन है वो चाइना के साथ भी मामला सेटल करने के लिए और वहां बिजनेस का कोई ना कोई स्टार्ट करने, पैसा तो उनके पास बहुत है, पैसा तो उन्होंने इतना कमा लिया है कि उनकी 100 नस्लें जनाब आराम से खा सकती है, उनकी 100 नस्लें जो है वो इस तरह की जनाब प्रोजेक्ट लगा सकती हैं। बहरहाल ये जो प्रोजेक्ट होगा, ये जो तिजारत होगी, या ये नया जनाब वहां सरमायाकारी, ये जुनेद सफ्तर साहब के हिस्से में आई है और इस वजह से उनको भी वो साथ ले गए और वहां जनाब कर रहे हैं। लेकिन एक और बात भी है, वो ये है कि अमेरिका को थोड़ा सा शो करना है। ये एलानिया दौरा क्यों है? ये गैर एलानिया भी हो सकता था, मतलब किसी को पता ही नहीं चलता वो विजिट कर आते। तो एलानिया क्यों है? एलानिया ये है कि वो थोड़ा सा अमेरिका को रियलाइज कराना चाहते हैं। वो अमेरिका से सारी की सारी यकीन दहानियां लेकर पाकिस्तान में आए थे कि उनको वजीर आजम बना दिया जाएगा, लेकिन यहां इस्टेब्लिशमेंट उनको उनकी पुराना चूंकि रिकॉर्ड जानती है, लिहाजा उन्होंने उनको की बजाय राजी कर लिया शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, अमेरिका को राजी कर लिया, जिसको भी राजी कर लिया। तो जनाब इस वजह से उन्हें दुख है, कलक है कि एस्टेब्लिशमेंट ने उनको नुकसान पहुंचाया है और अपने भाई और अपनी बेटी के जरिए पहुंचाया। लिहाजा वो अमेरिका को भी आंखें दिखाना चाहते हैं इस दौरे के कि तुम ही हमारा ऑप्शन नहीं हो, अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे तो मैं चाइना की तरफ भी टिल्ट कर सकता हूं और मेरी मतलब सोच तब्दील हो सकती है, मेरी समत जो है वो तब्दील हो सकती है। उसके अलावा जनाब जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि वजीर आजम साहब जनाब कराची तशरीफ ले गए थे, अचानक कराची गए और वहां ताजरों ने उन्हें आईना दिखा दिया है। उन्होंने बता दिया है कि पाकिस्तान की जो तरक्की है वो आप मैंडेट चोर तरक्की नहीं कर सकते, मतलब आपके साथ तरक्की नहीं हो सकती। आप रुकावटें डाल सकते हैं, आप पाकिस्तान का कर्जा बढ़ा सकते हैं और अब बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो हकीकी तरक्की है वो जब तक अवाम के हकीकी नुमाइंदे सामने नहीं आएंगे उस वक्त तक बात नहीं बनेगी। आरिफ हबीब साहब हैं, बहुत बड़ा उनका एक अपना बैंक भी आपको पता है, बहुत बड़े जनाब पाकिस्तान के ताजिर हैं, बहुत बड़े सनतकार हैं। तो उन्होंने जनाब जो कहा, उन्होंने कहा जी कि आपने अच्छा किया IMF से हाथ मिला लिया, फलां से हाथ मिला लिया, लेकिन उन्होंने कहा जी मैं IMF से हाथ ना मिलाता, शहबाज शरीफ साहब ने कहा, तो फिर मैं लोगों से जरदारी साहब से कैसे हाथ मिलाता, मतलब वहां से पैसा लाया हूं जरदारी साहब के हवाले किया है तो फिर जनाब मेरी आगे दुकानदारी चली है, अगर पैसा ही ना होता तो कैसे चलता है। ये अलग बात है कि हमारी नस्लों को देना पड़ेगा, हमारी कम से कम 4 नस्लों को ये मुसलसल ये कर्ज उतारना पड़ेगा। तो आरिफ हबीब साहब ने जनाब उनसे कहा कि आपने इतने हाथ मिला लिए, अब 2 हाथ और मिला लें, एक पाकिस्तान के हमसायों से तिजारत के हवाले से और दूसरा बनी गाला के बासियों से आपको हाथ मिलाना पड़ेगा। जब तक उनसे हाथ नहीं मिलाते पाकिस्तान की ये सारी सूरत हाल मसनूई होगी। ये ऐसे होगी जनाब जैसे गुजरात अस्पताल आपने रेत की दीवारों पर खड़ा कर दिया तो छत गिर गई।
तो आप जितना मर्जी इसे ऊपर ले जाते रहेंगे, किसी वक्त भी ये धड़म से गिर जाएगा। क्यों? ये पाकिस्तान की अवाम की हकीकी उमंगों के मुताबिक नहीं है। सबको पता है आप बैंडिट चोर हैं, आप चोरी की सीटों पर आए हुए हैं, लिहाजा आप इसे चल नहीं सकते। मेरे ख्याल में एक बड़ा बेहतरीन और अच्छा मशवरा था, लेकिन जनाब उन्होंने कहा, असल में फिर मशवरा किनको दिया? शहबाज शरीफ साहब का। शहबाज शरीफ साहब खुद एक पपेट है, उनको क्या पता, मतलब वो टूल है। अब वो तो जनाब जो जैसे उनको हुक्म दिया जाता है, आज वफाकी काबीना का इजलास नहीं करना, आज आपने फौरन कराची जाना है, एमक्यूएम को राजी करना है, तो वो भाग भाग के गए जनाब। उन्होंने वफाकी काबीना का इजलास भी मुलतवी कर दिया और जनाब काबीना को लेकर वहां चले गए। तो मकसद उन्होंने तो वही करना है कि जैसे इमरान खान साहब का कहना था कि जंगल का बादशाह है, वो असल में हकीकी हुक्मरान है और वायसराय के जरिए हुकूमत की जा रही है, और बाकी ये जो हुकूमत नजर आ रही है ये तो सिर्फ दिखावे के लिए। तो शहबाज शरीफ साहब के पास भी इख्तियार तो नहीं है कि वो वहां कमिटमेंट कर लेते, तो उन्होंने डिप्लोमेटिक लैंग्वेज इस्तेमाल की। उन्होंने कहा जी जो जरूरी हुआ वो हम लाजमी करेंगे। इस हवाले से जनाब उन्होंने कहा कि बात मकसद ये है कि मैं बहुत से मशवरा करूंगा, ऊपर वाले लोगों से जो मेरे पास मुझे लाए हैं उनके साथ मशवरा करूंगा, अगर वो इजाजत देंगे तो बनी गाला के बासी से भी हाथ मिलाया जा सकता है, वरना अगर उधर से इनकार आ गया तो फिर नहीं किया जा सकता। एक और खबर है जनाब के इलेक्शन कमीशन ने पार्टी इंट्रा इलेक्शन पर जो पीटीआई के हुए थे उन पर फिर एक मरतबा एतराज आयद कर दिया है। ये तीसरी मरतबा इलेक्शन कराए गए इन्होंने जो कराए हैं। अच्छा, और इन्होंने 4 मार्च को इलेक्शन कराकर और अपने तमाम कागजात इलेक्शन कमीशन के दिए थे, और कानून ये कहता है कि आप 7 दिन के अंदर पाबंद हैं कि कोई यस या नो का जवाब दें। लेकिन आज 24 अप्रैल को, 4 अप्रैल के बाद, 4 मार्च के बाद 24, 1 महीना और 20 दिनों बाद उन्होंने सिर्फ रिप्लाई दिया, और उन्होंने 30 अप्रैल को जनाब उनको तलब कर लिया, जी आए वहां आपको बताएंगे कि किस किस्म के जनाब आप पर एतराजात हैं। ये असल में बुनियादी जड़ है। जब आप अवामी मैंडेट का एहतराम नहीं करेंगे, इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करेंगे, ये इलेक्शन जो पहले हुए थे पीटीआई के, वो दीगर जमातों से कोई मुख्तलिफ नहीं है, बल्कि उनसे बेहतर है। नून लीग के भी ऐसे इलेक्शन होते हैं, पीपल्स पार्टी के इलेक्शन ऐसे होते हैं, जेयूआई के इलेक्शन ऐसे होते हैं, सिर्फ जमात इस्लामी है जिनके जेन्युइन इलेक्शन होते हैं, बाकी सबके ऐसे फर्जी होते हैं और कागज पूरी की जाती हैं। तो उसके भी, इनके भी ऐसे थे, लेकिन पीटीआई को मुसलसल अताब में रखा हुआ है। लेकिन तमाशा यह है कि पहली मरतबा जब इलेक्शन हुए तो उसका जवाब कितने 7 महीनों बाद दिया, दूसरी मरतबा जब इलेक्शन किए तो उसके महीने, उसको भी 4 महीने बाद उसका जवाब दिया गया, और अब तीसरी मरतबा फिर इन्होंने इलेक्शन करा दिए तो उसका जो जवाब मिल रहा है वो भी 1 महीने और 20 दिन के बाद मिलता है। और जो इन्होंने अपने इलेक्शन करवाए, चाहे वो 8 फरवरी को कराए हो, चाहे 21 अप्रैल को कराए, मतलब घटिया और गंदे तरीन है, लेकिन दूसरों पर इतराज। मकसद ये है कि अवाम की हमने बात नहीं मानी, और यही वजह है कि नफरतें बढ़ रही हैं, मुसलसल नफरतें बढ़ रही हैं और उनमें इजाफा हो रहा है। बहरहाल देखते हैं 30 अप्रैल को इस हवाले से क्या करते हैं। एक और खबर है जनाब मेरे पास के यास्मीन राशिद साहिबा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक खत लिख दिया है। मैं खत आपको जनाब सुना दूं। खत के मतन के मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद ने चीफ जस्टिस को बताया कि जिमनी इलेक्शन में तारीखी धांधली हुई, जिमनी इलेक्शन में वोट को इज्जत दो का नारा दफन कर दिया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने खत में मजीद लिखा कि 8 फरवरी को उन्हें अंदाजा नहीं था लोग बानी पीटीआई को वोट देने लाखों की तादाद में निकलेंगे। इतने जुल्म के बावजूद लोग निकले और तहरीक इंसाफ को कामयाब कराया। डॉक्टर यास्मीन राशिद के मुताबिक नून लीग को मजबूरन अपने साथियों के साथ फॉर्म 47 लेकर हुकूमत बनानी पड़ी। इस बार डब्बों में जाली वोट डाले गए। कोई शर्म करो, कोई हया करो, अवाम के साथ कितना जुल्म करेंगे, ये सब कुछ किया गया। खत में डॉक्टर यास्मीन राशिद ने लिखा है कि इलेक्शन कमीशन बांदी बनी हुई है, ना पाकिस्तान में कोई इज्जत रही ना बिरून मुल्क। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने अपने खत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील की है कि वो इस मामले का नोटिस दें। इस खत से होगा क्या? आपको याद होगा कि 20 अप्रैल को, यानी 4 दिन पहले, एक खत इमरान खान साहब ने भी लिखा है जिसकी बड़ी मैंने तफसील आपको बताई थी। इसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि इस वक्त काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान दावा करते हैं, वो कहते हैं जी मुझसे बड़ा तो जनाब कोई इंसाफ देने वाला हो, मतलब मैं सबसे ज्यादा जमहूरी हूं, मैं सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक हूं, मैं इंसाफ के साथ कमिटेड हूं। जबकि हकीकत यह है कि उनका पिक एंड चूज वाला इंसाफ होता है। वहां जहां उन्हें जनाब इशारा, जरा सा कोई कांटा भी चुभे तो जनाब उनको फौरन एहसास हो जाता है। दूसरी तरफ लोग मर जाएं, तड़पते रहें, उनको कोई एहसास नहीं होता। अब तक के जितने भी फैसले आए हैं उनसे अंदाजा होता है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की जो कमिटमेंट है वो नून लीग के साथ ज्यादा, आइन के साथ कम है।
तो वो उन जितने भी फैसले आए नून लीग से उनको फायदा पहुंचा, और जितने फैसले आए उनसे पीटीआई को नुकसान हुआ, जमहूरियत को नुकसान हुआ। तो बहरहाल जब ऐसी सूरत हाल हो तो जरूरी है इस किस्म की दस्तक लाजमी देते रहना चाहिए। और मेरा ख्याल में लोगों को, जो सियासी रहनुमा है, वो जो बदतरीन सूरत हाल से गुजर रहे हैं, एक लेटर वहां से सनम जावेद को लिखना चाहिए, आलिया हमजा को भी चीफ जस्टिस साहब को खत लिखना चाहिए, और उन्हें बताना चाहिए कि उनके साथ क्या जुल्म हो रहा है। उनकी भी कोई बेटी होगी, उनकी भी कोई औलाद होगी, और पाकिस्तान की औलाद के साथ क्या जुल्म किया जा रहा है। इस तरह इनको लाजमी दस्तक देना चाहिए, या दूसरे लफ्जों में जमीर को झंझोड़ते रहना चाहिए। सामीन, ये अब तक की गुजारिशात थी। मुझे, मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।